नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग नेता शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मिली फांसी की सजा को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और पक्षपाती करार दिया है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद हसीना ने एक बयान जारी कर कहा कि यह फैसला धांधली वाले पूर्व नियोजित ट्रिब्यूनल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य अवामी लीग को कमजोर करना है। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला और ट्रिब्यूनल के जज व वकील अंतरिम सरकार के समर्थक हैं। हसीना ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि देश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं और प्रशासन में चरमपंथी ताकतें घुस आई हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र को कुचलने की साजिश बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। उधर अवामी लीग इस फैसले के खिलाफ वैश्विक मंचों पर अपील की तैयारी कर रही है। ढाका में फैसले के बाद संभावित तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत को औपचारिक पत्र भेजकर पूर्व प्रधानमंत्री और भगोड़ा आरोपी शेख हसीना को सौंपने की मांग की है। मंत्रालय ने भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण समझौते का हवाला देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटीपीडी द्वारा हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उनका बांग्लादेश लौटना भारत की अनिवार्य जिम्मेदारी है। पत्र में यह भी लिखा है कि मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी पाए गए लोगों को शरण देना न्याय के खिलाफ और अमित्रतापूर्ण कदम माना जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री अस्तुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा सुनाने के फैसले पर औपचारिक तौर पर प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश ने भारत से दोनों नेताओं को प्रत्यर्पित करने की आधिकारिक मांग की है। ढाका का कहना है कि मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत उन्हें सौंपने के लिए बाध्य है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब में कहा कि वह बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और सभी हितधारकों से रचनात्मक संवाद जारी रखेगा। शेख हसीना पर 5 बड़े आरोप लगे हैं। पहले आरोप में कहा गया कि हसीना गृहमंत्री अस्तुज्जमान और आईजीपी मामून पर हत्या की कोशिश और छात्रों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। कोर्ट के मुताबिक 14 जुलाई को हसीना की प्रेस ब्रीफिंग के बाद सरकारी अफसरों, पुलिस और अवामी लीग के हथियारबंद लोगों ने निहत्थे छात्रों पर संगठित तरीके से हमला किया। यह हमला सिर्फ गलती नहीं बल्कि हसीना के इशारे पर हुआ। दूसरे आरोप में हसीना पर सीधा आरोप है कि उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर छात्रों को हटाने या साफ करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि गृह मंत्री और आईजीपी ने अपने अपने विभागों को आदेश देकर इसे पूरा करवाया, यानी यह पूरा ऑपरेशन तीनों के मिलकर बनाए गए प्लान का हिस्सा था। तीसरे आरोप में कहा गया कि रंगपुर के रुकैया विश्वविद्यालय के पास छात्र अबू सईद की गोली मारकर हत्या की गई और यह भी ऊपरी आदेश पर हुआ। हसीना पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इसके बाद गृह मंत्री और आईजीपी ने अपने लोगों और अवामी लीग के कैडरों को उकसाया और हमला करवाया। 16 जुलाई को पुलिस ने अबू सईद पर बिना किसी उकसावे के पास से कई गोलियां चलाईं। यह पूरी घटना भी मानवता के खिलाफ अपराध के तौर पर दर्ज की गई है। चौथे आरोप में कहा गया कि 5 अगस्त को ढाका के चनखार पुल इलाके में 6 निहत्थे छात्रों को सीधे गोली मारकर मार दिया गया। अभियोजन पक्ष का दावा है कि यह गोलियां सिर्फ भीड़ कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि मारने के इरादे से चलाई गई थी। 5वें आरोप में कहा गया कि 5 अगस्त को आशुलिया में 6 छात्रों को गोली मारी गई। इनमें से 5 को बाद में जला दिया गया और 6ठे को जिंदा जलाने का आरोप है। यह घटना सबसे डरावनी बताई गई है। अभियोजन ने कहा कि यह सब हसीना, कमाल और मामून के आदेश और उनकी जानकारी में हुआ। आरजेडी की बैठक में सोमवार 17 नवंबर को तेजस्वी यादव को एकमत से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जिसमें शुरुआत में तेजस्वी तैयार नहीं थे, इसलिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने कहा कि तेजस्वी ने आरजेडी के लिए कड़ी मेहनत की है और वे ही पार्टी के अगले नेता होंगे। बैठक में पारिवारिक विवाद पर किसी ने बात नहीं की, लेकिन तेजस्वी के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव मौजूद थे, जबकि रमीश नजर नहीं आए। बिहार चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पिछली बार 75 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार केवल 25 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि 23% वोट शेयर के साथ वह सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी रही। उधर नतीजों के बाद लालू परिवार में विवाद तेज हुआ। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया
कि उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया है और इस विवाद में उन्होंने संजय यादव और रमीश को जिम्मेदार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटाई और अवैध निर्माणों के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस PR गवई की बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर सभी अवैध निर्माणों को ढहाया जाए और पर्यावरण को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाए। अदालत ने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, न कि जंगलों का नुकसान कर पर्यटन को बढ़ाना। अदालत ने मुख्य वन्य जीव वार्डन को CEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के साथ मिलकर पुनर्स्थापन योजना लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि टाइगर सफारी 2019 के नियमों के अनुसार ही चलेगी। इसके पास बचाव केंद्र बनाए जाएंगे और वाहनों की संख्या सीमित की जाएगी। साथ ही 3 महीने के भीतर नई बाघ संरक्षण योजना तैयार करने के आदेश दिए गए। जांचों के मुताबिक अवैध पेड़ कटाई और निर्माण के लिए पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन DFO किशन चंद्र सहित कई अधिकारी जिम्मेदार पाए गए हैं। अदालत ने कहा कि ये कृत्य सार्वजनिक भरोसे के सिद्धांत के खिलाफ है और नेताओं अधिकारियों की मिलीभगत को दिखाते हैं। मामला फिलहाल CBI जांच के अधीन है। देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव S रामास्वामी के बेटे R यशोवर्धन पर हमला करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप दिव्य प्रताप सिंह पर लगा है, जो हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा है। यशोवर्धन ने शिकायत में बताया कि 14 नवंबर को पैसिफिक मॉल के पास 2 गाड़ियों, एक सफेद लैंड क्रूजर और एक बोलेरो ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की। जगह कम होने से रास्ता न मिलने पर दोनों गाड़ियां उनकी कार से टकरा गईं। इसके बाद लैंड क्रूजर से दिव्य प्रताप उतरा और उसके साथ पूर्व विधायक का गनमैन राजेश सिंह भी मौजूद था। दोनों ने कथित रूप से यशोवर्धन को गाड़ी से बाहर खींचकर मारपीट की। गनमैन ने उन पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी और उनके कपड़ों पर लगे राष्ट्रीय ध्वज के निशान पर लात मारी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी गनमैन राजेश सिंह को निलंबित किया जा चुका है और वाहनों की फॉरेंसिक जाँच जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सऊदी अरब में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 45 भारतीय उम्रा यात्रियों की मौत हो गई। ये सभी यात्री हैदराबाद से थे और मक्का से मदीना जा रही बस में सवार थे। हादसा मदीना से करीब 25 किलोमीटर पहले तब हुआ जब बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई और तुरंत आग लग गई। बस में सवार 46 लोगों में से सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर PC सज्जनार ने बताया कि 9 नवंबर को 54 लोग उम्रा के लिए रवाना हुए थे, जिनमें से 8 अलग यात्रा कर रहे थे और इसीलिए बच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। भारतीय दूतावास और जेद्दा वाणिज्य दूतावास सऊदी अधिकारियों के संपर्क में हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि एकमात्र जीवित बचे यात्री की मदद के लिए दूतावास से बात की गई है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन ट्रैवल एजेंसी के दफ्तरों में पहुंच गए और जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और टैंकर से टक्कर के बाद आग लगना हादसे का कारण माना जा रहा है। भारतीय और सऊदी टीमें जांच कर रही हैं और मृतकों के शव जल्द भारत भेजने की प्रक्रिया जारी है। यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने केरल में चल रही राज्य गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका IUML के राष्ट्रीय महासचिव PK कुन्हाली कुट्टी ने दायर की है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी SIR अधिसूचना को चुनौती दी गई है। पार्टी का कहना है कि हाल ही में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO अनीश जॉर्ज की आत्महत्या इस प्रक्रिया से जुड़े अत्यधिक दबाव और जल्दबाजी को दिखाती है। IUML का आरोप है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच चल रहा SIR गलत इरादों से भरा है, क्योंकि यह केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम से पूरी तरह टकराता है। गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग ने 11 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत मतदान 9 और 11 दिसंबर को और मतगणना 13 दिसंबर को होगी। आचार संहिता लागू होने के कारण IUML का कहना है कि SIR एक साथ चलाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में SIR प्रक्रिया पर तत्काल रोक की भी मांग की गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो बनाकर बिहार चुनाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, तो आपसे बात करना बेमानी है, तो आप ये वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझदार हैं और ये देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि BJP और उसके घटक दलों को 90% स्ट्राइक रेट असंभव है, तो ये वीडियो आपके लिए है।
अगर आप भी यह मानते हैं कि यह स्ट्राइक रेट, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, तो आपका संशय सही है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव ने संविधान में दी चुनाव प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी हैं। खुलेआम बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों ने एक से ज्यादा वोट डाले हैं। अगर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी निष्पक्षता और काहे का चुनाव? अगर बिहार चुनाव के पहले 62 लाख वोट काटे जाएंगे और फिर 20 लाख वोट जोड़े जाएंगे, जिनमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे ही जुड़ गए। चुनाव घोषणा के वक्त 6 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने बिहार में वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ बताई, जो वोटिंग के बाद 11 नवंबर को बढ़कर 7.45 करोड़ कैसे हो गई? पूरे 3 लाख वोटर बढ़ गए। चुनाव घोषित होने के बावजूद बिहार की बीजेपी JDU सरकार ने महिलाओं के खातों में 10,000 भेजे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा, जबकि यह खुलेआम वोट के लिए रिश्वत है। सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो में आगे कहा कि वोटिंग के पहले चुनाव के बीचों बीच करनाल से लोगों को बीजेपी का पटका पहनाकर ट्रेन भरकर बिहार वोट करने भेजा गया और यह सब हमें इसीलिए पता चला क्योंकि राहुल गांधी ने अकेले वोट चोरी और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की मिलीभगत का पर्दाफाश किया है। तो आज अचानक राहुल गांधी पर कौन आक्रामक है? किस बात के लिए राहुल गांधी पर दोष मढ़ा जा रहा है? कौन उन्हें महागठबंधन की हार का जिम्मेदार बता रहा है? आप भले ही इसका शिकार हो गए हों, लेकिन यह सोची समझी साजिश बीजेपी, RSS और उनके पालतू मीडिया की है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को दोष इसीलिए दो जिससे कि वोट चोरी पर किया उनका खुलासा फीका पड़ जाए। राहुल गांधी को गलत ठहराओ क्योंकि वो एक अकेला नरेंद्र मोदी की एजेंसी और उनके तंत्र से लोहा लिए हुए हैं और किसी कीमत पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। महागठबंधन की हार के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराने का सिर्फ एक ही मकसद है मोदी के खिलाफ इस देश की सबसे मजबूत आवाज, राहुल गांधी की आवाज को दबाना, किसी भी तरह उन्हें डिस्क्रेडिट करना और विपक्षी खेमे में अविश्वास और संशय पैदा करना। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.